Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover exercise unsolved numericals of chapter number 12 electromagnetic induction. So the first numerical is question number 3. क्या given है? In a Faraday disc dynamo, a metal disc of radius r rotates with an angular velocity of omega about an axis perpendicular to plane of the disc and passing through its center. The disc is placed in a magnetic field B acting perpendicular to the plane of the disc. Determine the induced EMF between the rim and the axis. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है देखते हैं पहले इसको. क्वेश्चन नंबर 3. तो थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है. तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि एक डिस्क है, तो आप ऐसा अज्यूम करो कि ये क्या है, डिस्क है. ठीक है, ये सपोज करो एक डिस्क है जो एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विथ वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में एक इसके एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. और मान लेते हैं ये क्या है, इसका सेंटर है और सेंटर से इस यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r, यानी इसका रेडियस कितना है, r. और ये किस में रखा हुआ है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि सपोज करो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से. अब क्या होगा, देखो कि जब ये डिस्क घूमेगा, जब ये डिस्क रोटेट करेगा, तो रोटेट होने की वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कट होगी. जब मैग्नेटिक फील्ड कट होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो वही ईएमएफ हमें यहाँ पर निकालना है कि वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा जब ये डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा. तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ऐसा अगर आप देखोगे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो डिस्क है ना, ये बहुत सारे रॉड से मिलके बना हुआ है ना. इसे हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे रॉड से मिलके बना हुआ है कुछ इस तरीके से. तो अगर हम इन सारे रॉड को मिला दें तो ये एक डिस्क बन जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे कि किसी एक रॉड का हम ईएमएफ निकाल लेंगे. अगर हम किसी एक रॉड का ईएमएफ निकाल लें तो फिर हम ये बता सकते हैं कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है जब ये डिस्क रोटेट करेगा. तो अगर मैं इसको टॉप से देखूँ, ऊपर से देखूँ, तो ये मुझे कैसा दिखाई देगा. देखो तो डिस्क तो नॉर्मली कुछ इस तरीके शेप में होता है. तो ये सपोज करो आपका डिस्क है और ये इसका सेंटर हो गया, और हम एक रॉड को यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि ये क्या है, एक रॉड है. ठीक है, और हमें क्या बोला है कि जो हमें ईएमएफ निकालना है वो बिटवीन किसका, एक्सिस और रिम के बीच में. तो इसे आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि ये रिम है और ये आपका क्या है, एक्सिस है. तो इसके अलॉन्ग हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो एक इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट में कट कर लेता हूँ, और इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ है उसको मैं बोल देता हूँ ये कितना है, dx. और ये सेंटर से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, x. क्योंकि हमें पता है ये पूरे रॉड का लेंथ कितना होगा, पूरे रॉड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, r होगा. राइट. तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो निकाल लेता हूँ. अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो मैं इस पूरे रॉड के वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ. अब देखो ये छोटा सा एलिमेंट है, ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा. अब देखने वाली बात ये है कि ये जो पूरा डिस्क है वो ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी, और ये जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिस्क है वो क्या करेगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा. यानी ये कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, ट्रांजिशनल मोशन. और ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन. तो हम ट्रांजिशनल मोशन के फॉर्मूले से रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे यहाँ पर. ठीक है. सो देयरफॉर देखो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड, देयरफॉर हम बोलेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लेंथ dx. dx लेंथ पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. देखो तो हमें पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू ट्रांजिशनल मोशन ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BLV. राइट. लेकिन यहाँ पर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, DE, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो ईएमएफ भी क्या होगा, DE. और B तो वैसे ही कांस्टेंट है, यानी कि ये किस में रखा हुआ है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में. तो इसे आप दिखा सकते हो ये क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. राइट. अब यहाँ पर क्या देखो, जो L है बेसिकली, L को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, dx, है ना, क्योंकि यहाँ पर लेंथ कितना है, dx. और जो v है, v को हम क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा, है ना. सिंस यहाँ पर देखो v क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो यहाँ पर r की जगह पर क्या लिख लेंगे, x ओमेगा.
ठीक है। सो देयरफॉर इसको रीअरेंज कर लेंगे तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। ये हमें क्या मिल गया है, ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएक्स। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल ईएमएफ हमें निकालना है, तो टोटल ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना है, स्मॉल ईएमएफ डीई का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर आर तक, है ना, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस का ईएमएफ निकालना है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर, डीई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, राइट। सो देयरफॉर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू बी ओमेगा, देखो क्या है, कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी ओमेगा 0 टू आर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम लिख लेंगे देयरफॉर E इज इक्वल टू बी ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर r तक इसकी क्या है, लिमिट। सो देयरफॉर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ओमेगा, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये वाला टर्म तो वहीं पे गई 0 हो गया। सो देयरफॉर फाइनली इसे क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा हाफ बी ओमेगा और बचा क्या, आर स्क्वायर। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा व्हेन द डिस्क रोटेट्स, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ए हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर। तो यहाँ पर भी हमें क्या पूछा है, ईएमएफ पूछा है, ठीक है। अब इस केस में देखो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है कि एक 20 मीटर का लॉन्ग वायर है, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर दिया है 20 मीटर, और क्या हमें दिया है यहाँ पर v की वैल्यू दिया, यानी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वायर नीचे गिर रहा है, इट इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, एंड अर्थ की यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि b की वैल्यू दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये सारी वैल्यूज गिवन है और हमें क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ यानी कि E निकालना है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, इस वैल्यूज़ को देखें, तो ये वैल्यूज़ तो बहुत सिंपल है और हम फॉर्मूला भी आसानी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, E इज इक्वल टू BLV। लेकिन थोड़ा हम इसे कंडीशन समझते हैं कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें यहाँ पर बोला है कि एक वायर है जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, आप ऐसा मान लो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कर रहा है। ये क्या है, यहाँ पर सपोज करो नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, ठीक है। ये वेस्ट ईस्ट आप अपने हिसाब से देख लेना। इसको अगर मैं वेस्ट मान लेता हूँ तो फिर इसे हम ईस्ट मान लेते हैं, और इसका जो लेंथ है वो हमें गिवन है, कितना लेंथ है, L। और यहाँ पे क्या बोले कि ये जो वायर है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग नीचे की तरफ गिर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी ऐसी होगी, कुछ इस तरीके से, ये क्या हो जाएगी, BH का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जब ये वायर ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा तो देखो ये फील्ड को कट करते हुए नीचे गिरेगा। जब फील्ड को कट करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, BLV, ठीक है। सो देयरफॉर हम इसे क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.5 इंटू 10⁻⁴, L की वैल्यू कितनी है 20, और V की वैल्यू कितनी है 10। सो देयरफॉर इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 200 इंटू 10⁻⁴। सो E को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 2 इंटू 10⁻², क्योंकि मैंने 2 पावर यहाँ पर शिफ्ट कर दिए इधर की तरफ, तो ये कितना बचा 10⁻²। सो देयरफॉर इसे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻², और इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट। बुक में जो आंसर दिया वो मिली वोल्ट में दिया है, तो ऐसा लाना कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हो मिली वोल्ट में लिखना तो फिर आप क्या कर सकते हो, E इज इक्वल टू 10 लिख लो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट। सो देयरफॉर हमें पता है कि 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिली, तो ये आंसर किस में आ गया, मिली वोल्ट में, राइट। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है, ए मेटल डिस्क इज मेड टू स्पिन एट 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। द डिस्क हैज रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड स्पिन्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.20 टेस्ला विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड,
then we have to calculate the flux cut per second and EMF induced in the disk। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि ये जो मेटल डिस्क है वो स्पिन कर रहा है। स्पिन कर रहा है मतलब कि घूम रहा है, और कितने 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यानी यहाँ पर हमें क्या बेसिकली दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, कितना है 20 RPS, 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और आगे क्या बोला है, द डिस्क हैज़ द रेडियस ऑफ, और डिस्क का जो रेडियस है वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, एंड स्पिन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और वो किस में स्पिन हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है इट इज गिवन 0.2 टेस्ला। 20 का मतलब यही हुआ 0.2 टेस्ला। और हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, तो सबसे पहले उसने बोला है एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, dA/dt, कि पर यूनिट टाइम में उसने कितना एरिया कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला है, फ्लक्स कट पर सेकेंड, यानी कि dφ/dt। और लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, EMF इंड्यूस, कि कितना EMF इंड्यूस हुआ है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये सपोज करो क्या है, आपका डिस्क है, ठीक है, इसे आप मान लो कि ये क्या है, डिस्क है, और ये जो डिस्क है वो एक एक्सिस के अलाउंग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इसका यहाँ पर जो रेडियस है वो हमें गिवन है, कितना रेडियस है, R की जो वैल्यू है इट इज़ गिवन 30 सेंटीमीटर। और इसने बोला है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। ये सपोज करो क्या होगा, इसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा, वही क्वेश्चन नंबर 3 वाला केस है कि जब ये डिस्क रोटेट करेगा तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, यानी इसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस होगा, राइट। तो हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, EMF इंड्यूस। लेकिन उसके पहले हमें क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट एंड फ्लक्स कट। अब देखो जब ये घूमेगा, है ना, तो यहाँ पर क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी यानी कितना दिया है, 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इस वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि जो डिस्क है ये 1 सेकेंड में 20 बार घूमता है। तो अगर ये 1 सेकेंड में 20 बार घूम रहा है, तो अगर इसका एरिया मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इन टाइम टी एरिया स्वेप्ट। एरिया स्वेप्ट का मतलब है एरिया कवर, कितना एरिया कवर करेगा। सो एरिया कवर विल बी इक्वल टू πr², है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना एरिया कवर करेगा, एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, πr²। तो ऐसे वो कितने रेवोल्यूशन ले रहा है 1 सेकंड में, 20 रेवोल्यूशन। तो अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में वो कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है। सो देयरफॉर एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड यानी dA/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, πr²/t। अब हमें पता है 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो देयरफॉर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, πr² × f। तो देखो f का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो 20 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो अगर मैं 20 से एक रेवोल्यूशन वाले एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 20 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पर कितना एरिया कवर किया वो मिल जाएगा। सो देयरफॉर इसे क्या लिख सकते हैं, dA/dt इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, रेडियस यहाँ पर देखो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। अब हमें पता है 0.3 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.09। एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिया है 20। तो इसे हम अगर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 3.14 × 9 × 20 × अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 डिजिट शिफ्ट किया, तो यहाँ पर पावर कितना आएगा 10⁻²। सो देयरफॉर इसे क्या लिख सकते हैं 3.14 × 180 × 10⁻²। तो देयरफॉर इसे शॉर्ट में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं dA/dt इज इक्वल टू 314 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई इसे करेंगे 18 4 जा 72 7 यानी 5 पॉइंट और ये कितना आएगा 56, राइट, यानी 56.52 इंटू, अब देखो यहाँ पर 180 था तो मैं इस 80 को यहाँ से 0 को क्या मान लेता हूँ 10⁻1, तो यहाँ पर बचेगा क्या 10⁻⁻1। सो देयरफॉर dA/dt की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, dA/dt इज इक्वल टू 5.652 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बुक में जो आंसर गिवन है वहाँ पर उन्होंने सिर्फ मीटर स्क्वायर में आंसर निकाला है, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि
dt है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया कि उसने कितना एरिया कवर किया होगा 20 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स कट पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में उसने कितना फ्लक्स कट किया। सो देयरफॉर ये निकालना आसान है हमारे लिए, d∅/dt, तो ये हो जाएगा d/dt। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/a, राइट। तो यहाँ पर b तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बोला है, तो b ये हो जाएगा dA/dt। अच्छा, b की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी गिवन है, b की वैल्यू, इट इज़ गिवन 0.2, और एरिया अभी अभी हमने निकाला है 5.65 आप ले सकते हो। सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 0 1, 2 6 ज़ा 12 1 13, है ना, बैलेंस 1, 2 5 ज़ा 10 10 1 11, कितने के बाद लगाना है, 3 के बाद डॉट, तो आंसर कितना आ गया 1.13 वेबर। ठीक है, ये हमने को क्या मिल गया, फ्लक्स कट पर सेकंड। कितना फ्लक्स कट करो, वेबर पर सेकंड आएगा इसका यूनिट, बिकॉज अपॉन में क्या है, टाइम। तो 1.13 वेबर पर सेकंड इज द फ्लक्स कट पर सेकंड। लास्ट में हमें और क्या निकालना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमें पता है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, d∅/dt। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी वैल्यू को वोल्ट के फॉर्म में लिख देना है, तो ये हो जाएगा 1.13 वोल्ट। तो ये हमें क्या मिल गया, ईएमएफ। Now the next question is question number 6, क्या गिवन है, a pair of adjacent coil has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 10 ampere in 0.2 second, what is the change of flux linkage with the other coil? तो यहाँ पर जो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि गिवन वैल्यूज़ क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, कैपिटल M, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है, 1.5 हेनरी। तो ये हमें गिवन है। और आगे क्या बोला है, इफ़ द करंट इन वन कोयल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, है ना। क्योंकि जैसे हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि करंट चेंज इन द प्राइमरी कॉइल इनिशियल कितना है, 0, और फिर उसमें करंट इन द प्राइमरी कॉइल कितना हो गया, 10 एम्पियर, 0 एम्पियर 10 एम्पियर। कितने टाइम में, यहाँ पर टाइम गिवन है 0.2 सेकेंड में, राइट। तो हमें ये बोला है कि व्हाट इज़ द चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फिर सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर मुझे निकालना क्या है, φs। तो मुझे पता है कि इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईएमएफ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ES इज इक्वल टू क्या हो जाता है, M, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, dIP/dt, राइट। तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर ES इज इक्वल टू M, और dIP यानी बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, dIP का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज ना, यानी हो जाएगा IP1 IP2, और ये हो जाएगा IP1/dt। सो देयरफॉर ES इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी है, 1.5, और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल जाएगी अपने को, क्योंकि यहाँ पर 10 - 0 करेंगे तो इंटू 10, और टाइम की वैल्यू कितनी दी है, 0.2। सो देयरफॉर ES की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी, ES की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ES विल बी इक्वल टू 15 × 10/2। सो देयरफॉर ES इज इक्वल टू कितनी, ES की वैल्यू मिलेगी 75, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। अब देखो, जब अगर टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में वहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू दिया है 75 वेबर, लेकिन वो गलत है। आपको EMF की वैल्यू मिलेगी, EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज 75 वोल्ट, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्या निकालना है, φs, यानी फ्लक्स लिंकेज इन द सेकेंडरी कॉइल। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, देखो अब हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, MIP, राइट। सो देयरफॉर फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या हो जाएगा, M की वैल्यू दिया है 1.5 और IP की वैल्यू कितनी है, 10। तो फ्लक्स इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल कितना हो जाएगा, 15 वेबर। तो ये करेक्ट उसका तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे उसने क्या पूछा है कि फ्लक्स निकालो, और आंसर जो निकाला है वो किसका निकाला है, EMF का, लेकिन वहाँ पर यूनिट भी गलत हो गई है। तो थोड़ा सा करेक्शन वहाँ पर आप करेक्शन कर लेना। अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो डायरेक्टली कितना आएगा, 15 वेबर। अगर आपको उसमें EMF निकालना है तो वो कितना आएगा, 75 वोल्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिस्टिंग ऑफ 1.5 × 10³ टर्न्स पर मीटर हैज़ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। A coil C consisting of 150 turns is wound tightly around the center of the solenoid
कैलकुलेट फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इन द सोलेनॉइड। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सीधा सा मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सोलेनॉइड की, राइट। दूसरा हमें क्या निकालना है, फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल सी, के सी कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक होगा। और तीसरा हमें निकालना है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल सी इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन इन अ टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड। तो लास्ट में हमें क्या निकालना है, एवरेज ईएमएफ निकालना है जब हम उसके करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, गिवन की क्या क्या गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया है सोलेनॉइड कंसिस्टिंग ऑफ 1.5 × 10⁻³ टन्स पर मीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू दी है, जो कि बेसिकली क्या होती है, कैपिटल N/L यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी वैल्यू है 1.5 × 10⁻³ टर्न्स पर मीटर, राइट। उसके बाद और वहाँ पर क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। देन और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक कॉइल सी कंसिस्टिंग ऑफ 150 टन्स। तो एक कॉइल सी है, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टन्स हैं वो कितने हैं, 150, ये हमें गिवन है। और क्या बोला है, कैलकुलेट फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, और उस सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड करना है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी। दूसरा हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल यानी कि सी। और तीसरा हमें निकालना है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड निकाल लेते हैं। अब देखो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरीके से है कि सपोज करो ये आपका एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और इस सोलेनॉइड में करंट आई फ्लो हो रहा है, और हमने क्या किया, एक सेंटर से इसको एक और कॉइल इसमें ऐसा लपेट दिया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी कॉइल और ये क्या हो गई, सेकेंडरी कॉइल। कुछ इस तरह का यहाँ पर सीन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 Ni, राइट। तो देयरफॉर B इज इक्वल टू μ0 का मतलब क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है अपने को 1.5 × 10⁻³ और करंट कितना है, 3। सो देयरफॉर यहाँ से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इट विल बी 4π × और 3 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा फिर 4.5, और पावर क्या बचेगा 10⁻⁴। सो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, B इज इक्वल टू 4 × 3.14 × 4.5 × 10⁻⁴। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, उसको आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और अगर लॉग बुक की ज़रूरत है तो आपको लॉग अप्लाई करना है। अगर बिना लॉग के आपका आंसर आ जाता है तो वहाँ पर साइड में आप कैलकुलेशन शो कर दो कि आपने किस तरह कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाला है, तो वो भी एक करेक्ट तरीका है, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 4 से इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, तो ये हो जाएगा 0, और 2 4 4 = 16 यानी कि कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18.0 आंसर आएगा, तो मैं इसे 18 लिख देता हूँ × 10⁻⁴। अब देखो मुझे यहाँ पर कोई लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम 18 4 से करते हैं तो कितना होगा 72, 7 18 1 = 18, 7 कितना होगा 25, 2 ये हो जाएगा 56, और 2 के बाद डॉट लगा दो × 10⁻⁴, ठीक है। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.65 × 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। याद रखना आपके, अगर आप बुक के आंसर से इस आंसर को मैच करोगे और अगर इसमें पॉइंट का डिफरेंस आता है, या जब आप कैलकुलेशन करने जाते हो और अगर आप लॉग टेबल का बुक यूज़ करते हो तो जो बुक में गिवन आंसर है हो सकता है उसमें पॉइंट का डिफरेंस आ जाए, क्योंकि बुक में जो भी कैलकुलेशन है वो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटर है, राइट। और जो हम कैलकुलेट करते हैं वो लॉग बुक का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। तो पॉइंट के डिफरेंस आने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो ये हमने क्या निकाल ली, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स, ठीक है, यानी फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल सी, कि फ्लक्स
कॉइल सी के यानी ये कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। सो देयरफॉर इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, NBA, है ना। तो फ्लक्स इन द कॉइल सी निकालना है, तो फ्लक्स इन द कॉइल सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NC, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ये किसका होगा, सोलेनॉइड का होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो देयरफॉर फ्लक्स इन द सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सी कितना दिया है 150, बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5.65 इंटू 10 की पावर -3, और एरिया कितना गिवन है 25 इंटू 10 की पावर -4। तो अब हमें इसे क्या करना है, कैलकुलेट। तो 5C की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको आप क्या करो, पहले 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 0 ज़ा 0, 25 5 ज़ा 125, बैलेंस 12, 25 1 ज़ा 25 और 12 कितना होगा 37, ठीक है, इंटू 5.65। अब पावर का क्या होगा, तो पावर ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर -7। फिर आपको क्या करना है, बाय यूजिंग कैलकुलेशन, बाय यूजिंग लॉग टेबल बुक, और सिंपली अब इसे आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 3 डिजिट 4 डिजिट 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन तो हमें वैसे भी आते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2.12 इंटू 10 की पावर -3 वेबर, ठीक है। यानी जब आप इसके आंसर को फाइंड आउट करोगे तो उसका जो भी आंसर आएगा उसको पावर शिफ्ट करने के बाद आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 2.12 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। तो अब हम देखते हैं कि एवरेज ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो देखो अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दी है कि अगर हमें जो एवरेज ईएमएफ निकालना है उस टाइम पर हमने क्या किया है कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो फिर फ्लक्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी पहले फ्लक्स का डायरेक्शन ये था तो अब फ्लक्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। यानी इनिशियली 5.1 की वैल्यू अगर हमें देखें तो इनिशियली फ्लक्स कितना था, इट इज़ गिवन 2.12 इंटू 10 की पावर -3। तो डायरेक्शन रिवर्स करने पर फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी φ2 कितना हो जाएगा, -2.12 इंटू 10 की पावर -3। ये याद रखना है। यानी जब करंट I फ्लो हो रहा था तो जो फ्लक्स बन रहा था उसकी वैल्यू क्या है 2.12 इंटू 10 की पावर -3। अब मैंने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो जब मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो फ्लक्स का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, -2.12 इंटू 10 की पावर -3। सो देयरफॉर एवरेज ईएमएफ क्या होगा, एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, φ2 माइनस φ1 अपॉन dt। अब यहाँ पर देखो φ2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, φ2 की वैल्यू है -2.12 इंटू 10 की पावर -3, और dt की वैल्यू हमें गिवन है, कितना दिया है 0.5 दिया है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर इसका आंसर, इट विल बी 4.24, है ना, 4.24 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.5। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आपको एवरेज वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो इट विल बी इक्वल टू 8.48 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों चीज़ निकाल ली कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ऑफ अ सोलेनॉइड, और फ्लक्स कितना होगा इन केस ऑफ कॉइल सी, और उसके बाद एवरेज ईएमएफ कितना होगा अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। ए सर्च कॉइल हैविंग 200 टर्न्स विथ एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला। The coil is moved rapidly out of the field in time of 0.2 second. Calculate the induced EMF across the search coil. तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है कि एक सर्च कॉइल हैविंग 2000 टर्न्स, तो एक कॉइल है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं 2000, राइट। और आगे क्या बोला है, हैविंग एन एरिया ऑफ, कितना एरिया है, इट इज गिवन एरिया ऑफ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसे हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, एरिया। और आगे क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.6 टेस्ला हमें। और आगे क्या बोला है, द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड। यानी पहले कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, बाद में हमने क्या किया, उसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया। कितने टाइम में, टाइम 0.2 सेकेंड में। तो देखो जब हम
कॉइल को बाहर निकाल लेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो फाइनल फ्लक्स तो 0 हो जाएगा यानी, ठीक है। और जो इनिशियल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, NBA के बराबर होगा, राइट। एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है EMF इंड्यूस। सो देयरफॉर E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू d∅/dt। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप करें यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं इसको, मोड ऑफ ∅2 माइनस ∅1 अपॉन dt। ठीक है, मोड क्यों लिया है, ताकि अगर साइन माइनस आए तो मोड से जब बाहर निकले तो क्या हो जाए, प्लस हो जाए। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू ∅2 की वैल्यू कितनी है, 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, NBA, राइट, अपॉन ये क्या हो जाएगा, dt। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू, अब यहाँ से NBA को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा NBA अपॉन dt। तो E इज इक्वल टू, N की वैल्यू कितनी दी है 2000, B के वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है 0.6, और एरिया हमें कितना गिवन है यहाँ पर 15 इंटू 10⁻⁻5, और dt की वैल्यू कितनी है, dt इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर, और इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 2। तो अब देखो 2 से 2 आसानी से कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू, हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 90 इंटू 10 की पावर यहाँ पर कितना बचेगा, -2। सो देयरफॉर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.9 वोल्ट। तो ये EMF इंड्यूस होगा।